ये सब लोग गांधी, हिटलर, चंगेज खान, कार्ल मार्क्स, जिन्ना, ओसामा बिन लादेन, माओ जेडोंग, नेल्सन मंडेला, इन सब के पास एक चीज़ कॉमन थी, एक आइडियोलॉजी, एक सोच जो इतनी पावरफुल थी कि इसने दुनिया बदल दी, कुछ ने अच्छे के लिए और कुछ ने बुरे के लिए। आज हम देखेंगे इन लीडर्स की एक्चुअल आइडियोलॉजी क्या थी। नो प्रोपेगेंडा, नो बायस, सिर्फ फैक्ट्स, और आप खुद डिसाइड करो कौन कितना सही था। शुरू करते हैं सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी से, जिन्हें दुनिया महात्मा बुलाती है। गांधी की फिलॉसफी दो संस्कृत वर्ड्स पर बेस्ड थी, सत्या मतलब सच और अग्राहा मतलब पकड़ना। दोनों मिलकर बने सत्याग्रह, सच को पकड़ के रखना। ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट गांधी ने 1906 में साउथ अफ्रीका में डेवलप किया था, जब एशियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी लॉज आए थे। उनकी आइडियोलॉजी के तीन मेन पिलर्स थे। पहला था अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। गांधी कहते थे कि वायलेंस से कोई भी परमानेंट चेंज नहीं आता। अगर आप किसी को मार कर जीतो वो दोबारा उठेगा, लेकिन अगर आप खुद तकलीफ से हो बिना वायलेंस के तो दुश्मन का दिल भी बदल जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक नॉन वायलेंस वर्ड इंग्लिश में गांधी से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उन्होंने संस्कृत वर्ड अहिंसा को ट्रांसलेट करके ये वर्ड बनाया। दूसरा पिलर था सेल्फ सफरिंग। गांधी का कॉन्सेप्ट था कि सच के लिए मर जाना चाहिए लेकिन किसी और को मारना नहीं चाहिए। उनके अपने वर्ड्स में पेशेंस मीन्स सेल्फ सफरिंग। सो द डॉक्ट्रिन केम टू विंडिक्शन ऑफ ट्रूथ, नॉट बाय इन्फ्लिक्टिंग ऑफ सफरिंग ऑन द ओपोनेंट बट ऑन वंस सेल्फ। इसलिए उन्होंने 17 बार फास्ट किया अपनी जिंदगी में, और कुछ फास्ट तो इतने लंबे थे कि वो डेथ के करीब तक चले गए। तीसरा पिलर था ओपोनेंट को कन्वर्ट करना, डिफीट नहीं। गांधी का गोल ओपोनेंट को हराना नहीं था, कन्वर्ट करना था। वो कहते थे कि वायलेंस से आप सिर्फ बॉडी पर विन कर सकते हो, लेकिन नॉन वायलेंस से आप माइंड और हार्ट विन करते हो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है कि गांधी के आइडियाज़ पढ़ने के बाद उन्हें पहली बार समझ आया कि लव से सोशल रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि गांधी की आइडियोलॉजी बहुत इम्प्रैक्टिकल थी। हिटलर के अगेंस्ट कैसे काम करती, स्टालिन के अगेंस्ट कैसे काम करती, ये वैलिड क्रिटिसिज्म है जो आज भी डिबेट होता है। लेकिन एक बात क्लियर है, गांधी ने बिना एक भी गोली चलाए ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया से निकालने में बहुत हेल्प की। अब बात करते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जो पाकिस्तान के फाउंडर थे। जिन्ना की आइडियोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट था टू नेशन थ्योरी, मतलब हिंदूज और मुस्लिम दो अलग नेशंस हैं जो मिलके नहीं रह सकते। 1940s में लाहौर रेजोल्यूशन में जिन्ना ने कहा, हिंदूज और मुस्लिम दो अलग रिलीजियस फिलोसफीज, सोशल कस्टम्स और लिटरेचर रखते हैं। ना वो शादी करते हैं आपस में और ना ही साथ खाना खाते हैं। वो दो अलग सिविलाइजेशंस हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज़ पर बेस्ड। इंसाइक्लोपीडिया MDPI में डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन्ना शुरू में एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहलाते थे। 1920s तक वो कांग्रेस के मेंबर थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करते थे। क्या बदला? कांग्रेस के अंदर मुस्लिम इंटरेस्ट के लिए जगह ना मिलना और गांधी के साथ फिलोसफिकल डिफरेंसेस। स्टैनली वॉलपर्ट ने अपनी बुक में लिखा था, फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, फ्यू स्टिल मॉडिफाई द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, हार्डली एनीवन कैन बी क्रेडिटेड विद द क्रिएटिंग अ नेशन स्टेट। मोहम्मद अली जिन्ना डेड ऑल थ्री। एक इंपॉर्टेंट नाउंस है जो लोग मिस कर देते हैं। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले जिन्ना ने स्पीच दी जिसमें कहा, तुम किसी भी रिलीजन या कास्ट से हो, स्टेट के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम सब इक्वल सिटीजन्स हो। ये स्पीच इतनी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट लगती है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि टैक्टिक था वायलेंस रोकने के लिए, और कुछ कहते हैं कि जिन्ना की एक्चुअल विजन था सेकुलर पाकिस्तान का। अब दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर की बात करते हैं, एडोल्फ हिटलर। हिटलर की आइडियोलॉजी उसकी बुक मैन काम्फ में डिटेल में है, जो उसने 1925 में जेल में लिखी थी। US हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम के मुताबिक इस बुक ने नाजी आइडियोलॉजी की फाउंडेशन रखी। रैपिड एंटीसेमिटिज्म, रेसिस्ट वर्ल्ड व्यू और अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी जो ईस्टर्न यूरोप में लिविंग स्पेस लाना चाहती थी। 1945 तक इस बुक की 12 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी थी। हिटलर की आइडियोलॉजी का पहला पिलर था रेशियल हायरार्की। हिटलर मानता था कि दुनिया में रेसिस की हायरार्की है। टॉप पे आर्यन रेस है, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज, टॉल, जर्मेनिक पीपल। बॉटम पे हैं ज्यूज, स्लैब्स, रोमा और डिसेबल्ड पीपल। US हॉलोकॉस्ट म्यूजियम के अकॉर्डिंग हिटलर और नाजी बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस, और जर्मन्स को वो मास्टर रेस कहते थे। दूसरा पिलर था सोशल डार्विनिज्म। हिटलर ने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को ट्विस्ट किया। डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एनिमल्स के लिए। हिटलर ने इसको रेसिस पर अप्लाई किया कि सुपीरियर रेस को इन्फीरियर रेस को ख़त्म करना चाहिए। मेक ऑफ में उसने लिखा कि अगर ज्यूज दुनिया पर कंट्रोल ले लें तो ये ह्यूमैनिटी का जनाजा होगा। तीसरा पिलर था लिविंग स्पेस। हिटलर कहता था कि जर्मन रेस को एक्सपैंड होना है ईस्ट में, पोलैंड, रशिया, यूक्रेन में। वहाँ के इन्फीरियर स्लेव्स को हटाना है और जर्मन्स को सेटल करना है। हिटलर ने मेक ऑफ में 1925 में ही ये कॉन्सेप्ट क्लियरली आउटलाइन कर दिया था।
और चौथा पिलर था ज्यूज एनिमी नंबर 1 है। हिटलर के लिए ज्यूज दुनिया की हर प्रॉब्लम का सोर्स थे। इकोनॉमी खराब ज्यूज की वजह से, जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हारा ज्यूज की वजह से। ये सब थ्योरीज कॉन्स्पिरेसी थी या रियल थी, हिटलर की आइडियोलॉजी का सेंटर जरूर थी। रिजल्ट क्या हुआ? हॉलोकॉस्ट, 6 मिलियन ज्यूज मर्डर्ड प्लस मिलियंस ऑफ स्लेव्स, रोमा, डिसेबल्ड पीपल, होमोसेक्सुअल्स। हिटलर की आइडियोलॉजी दिखाती है कि आइडियाज कितने डेंजरस हो सकते हैं। एक ट्विस्टेड फिलॉसफी ने 70 से 85 मिलियन लोगों की जान ले ली वर्ल्ड वॉर 2 में। अब ये सेक्शन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन समझना ज़रूरी है कि दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन क्या सोचता था। ओसामा बिन लादेन की आइडियोलॉजी का सोर्स था सैयद कुतुब, एक इजिप्शियन थिंकर जिन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ड जाहिलिया यानी प्री इस्लामिक इग्नोरेंस में है। बिन लादेन ने कुतुब की एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी अडॉप्ट की और उसको आर्म्ड जिहाद से कनेक्ट किया। बिन लादेन का पहला बिलीफ था डिफेंसिव जहाद। उसका आर्ग्यूमेंट था कि अमेरिका मुस्लिम्स लैंड्स पर अटैक कर रहा है। इराक सैंक्शन से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स हुई। इसराइल को सपोर्ट, सऊदी अरब में मिलिट्री बेसिस। इसलिए मुस्लिम्स का फ़र्ज़ है कि आर्म्ड जिहाद करें या अपना डिफेंस करें। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक बिन लादेन ने इस कॉन्सेप्ट को कम्युनली बाइंडिंग इस्लामिक प्रिंसिपल के तौर पर प्रेजेंट किया। दूसरा बिलीफ था फार एनिमी वर्सेस नियर एनिमी। ट्रेडिशनल जिहादीज लोकल गवर्नमेंट इजिप्ट, सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट थे। बिन लादेन ने कहा कि पहले फार एनिमी यानी अमेरिका को टारगेट करो, फिर लोकल गवर्नमेंट्स ऑटोमेटिकली गिर जाएंगी। तीसरा बिलीफ था ब्लीडिंग अमेरिका। बिन लादेन की स्ट्रेटजी थी कि अमेरिका को लॉन्ग वॉर में फंसाओ और इकोनॉमिकली बैंकरप्ट करो। 2004 में अल जजीरा पे उसने कहा, वी आर कंटिन्यूइंग दिस पॉलिसी इन ब्लीडिंग अमेरिका टू द पॉइंट ऑफ बैंकरप्सी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, मेन स्ट्रीम इस्लामिक स्कॉलर्स ने इंक्लूडिंग सऊदी वहाबी स्कॉलर्स ने बिन लादेन की आइडियोलॉजी रिजेक्ट की। वो सुसाइड बॉम्बिंग्स और सिविलियन टारगेटिंग को अन इस्लामिक कहते रहे। अब 800 साल पीछे चलते हैं चंगेज़ खान के पास। दुनिया इसको ब्लड थर्स्टी कंकरर के तौर पर जानती है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी सरप्राइजिंगली प्रोग्रेसिव थी अपने वक्त के लिए। History.com के आर्टिकल के मुताबिक चंगेज़ खान ने कुछ ऐसे लॉज बनाए जो उस वक्त के लिए रेवोल्यूशनरी थे। पहली आइडियोलॉजी थी मेरिटोक्रेसी। चंगेज़ खान ने ट्राइबल सिस्टम तोड़ दिए। पहले लीडर्स ब्लड से बनते थे, बाप राजा तो बेटा भी राजा। चंगेज़ खान ने सिस्टम बदल दिया और कहा कि चीफ्स और जनरल्स वर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन मेरिट नॉट बर्थ। एक फेमस स्टोरी है कि जब चंगेज़ खान पर एरो चला और घोड़ा मर गया, उसने पूछा कौन रिस्पॉन्सिबल है। एक सोल्जर बोल्डली खड़ा हुआ और कहा कि मैं। चंगेज़ खान ने उसको मार देने के बजाय अपना जनरल बना लिया। दूसरी आइडियोलॉजी थी रिलीजियस टॉलरेंस। चंगेज़ खान ने लॉ बनाया कि कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल रिलीजियस लीडर्स मस्ट बी exempt फ्रॉम टैक्सेशन। उसके कोर्ट में क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, शमन सब थे। वो पर्सनली सब रिलीजन के लीडर से मिलता था और उनकी फिलॉसफीज को डिस्कस करता था। History.com के मुताबिक द मंगोल्स हैड एन एक्सेप्शनली लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन। तीसरी आइडियोलॉजी थी रूल ऑफ लॉ थ्रू यसा। चंगेज़ खान ने रिटन लॉ कोड बनाया जो एम्पायर में सब पे इक्वली अप्लाई होता था, अमीर हो या गरीब। थेफ्ट, वेंडलाइजिंग सिविलियन प्रॉपर्टी, किडनैपिंग, सब पे सेम पनिशमेंट। और चौथी आइडियोलॉजी थी फ्री ट्रेड। चंगेज़ खान ने सिल्क रोड को सिक्योर किया और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन बनाया। जैक वेदरफोर्ड की बुक चंगेज़ खान एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड के मुताबिक ही बिल्ड मोर ब्रिजेस बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली देन एनी लीडर इन द हिस्ट्री। लेकिन डार्क साइड भी तो देखो। ये सब प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के साथ चंगेज़ खान ने 40 मिलियन लोग मारे, उस वक्त की वर्ल्ड पॉपुलेशन का 10%। सिटीज़ जो सरेंडर नहीं करती थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता था। आइडियोलॉजी अच्छी थी लेकिन मेथड्स काफ़ी ब्रूटल थे। अब बात करते हैं एक कम्युनिस्ट की, कार्ल मार्क्स, जिसने कम्युनिज्म का फाउंडेशन रखा। कम्युनिज्म का मतलब है कि सारे प्रॉफिट्स कम्युनिटी की मलकियत होंगे और सोसाइटी पर लगाए जाएंगे, ना कि चंद फैमिलीज़ और लोग सारी दौलत को कंट्रोल करेंगे। मार्क्स की आइडियोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट था क्लास स्ट्रगल। मार्क्स की थ्योरी सिंपल वर्ड्स में समझो। पहला कॉन्सेप्ट था बेस और सुपरस्ट्रक्चर। मार्क्स कहता था कि सोसाइटी के इकोनॉमिक सिस्टम कौन फैक्ट्रीज ऑन करता है, डिसाइड करता है कि बाकी सब कुछ, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉज। अमीर लोग लॉज बनाते हैं जो उनके फेवर में हो। ब्रिटानिका के मुताबिक मार्क्स ने इस कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहा। दूसरा कॉन्सेप्ट था कि सोसाइटी 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला है फैक्ट्री ऑनर्स जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन करते हैं, और दूसरा है आर्म वर्कर्स जो अपनी लेबर बेचते हैं। फैक्ट्री ऑनर्स जो हैं वो आर्म वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं और प्रॉफिट ऑनर्स ले जाते हैं।
तीसरा कॉन्सेप्ट था रेवोल्यूशन इनएविटेबल है। मार्क्स का कहना यह था कि एक्सप्लॉयटेशन इतनी बढ़ जाएगी कि इवेंचुअली वर्कर्स यूनाइट होंगे और रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, कैपिटलिस्ट सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और कम्युनिज्म सोसाइटी आ जाएगी। स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी के मुताबिक मार्क्स ने लिखा, कम्युनिज्म इज द रियल मूवमेंट विच अबॉलिशेस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स। और चौथा कॉन्सेप्ट था कम्युनिस्ट सोसाइटी का विजन। मार्क्स की आइडियल सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कलेक्टिवली ऑन्ड होगा, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स प्रिंसिपल होगा और स्टेट इवेंचुअली विदर अवे कर जाएगी। अब क्रिटिक भी सुनो, मार्क्स की प्रेडिक्शंस लार्जली गलत निकली। रेवोल्यूशंस डेवलप्ड कंट्रीज यूके जर्मनी में नहीं हुई, बल्कि एग्रीकल्चरल कंट्रीज रशिया चाइना में हुई। और जहाँ कम्युनिज्म इंप्लीमेंट हुआ, स्टेट विदर अवे नहीं हुआ बल्कि अथॉरिटेरियन हो गया। लेकिन चाहे आप एग्री करो या ना करो, मार्क्स के आइडियाज़ ने 20th सेंचुरी की पॉलिटिक्स कंप्लीटली शेप की। कोल्ड वॉर, वाइटनम वॉर, चाइनीज़ रेवोल्यूशन सब मार्क्स के आइडियोलॉजी की वजह से हुआ। अब चाइना के फाउंडर माओ ज़ेडोंग की बात करते हैं। माओ की आइडियोलॉजी माओइज्म कहलाती है, जो मार्क्सिज्म के चाइनीज़ एडेप्टेशन है। विकिपीडिया की डिटेल्ड आर्टिकल के मुताबिक माओइज्म ट्रेडिशनली मार्क्सिज्म लेनिनिज्म से इस तरह डिफरेंट है कि इसमें एग्रीकल्चर सोसाइटी में रेवोल्यूशन की थ्योरी दी। माओ की पहली मेन आइडियोलॉजी थी पेजेंट्स रेवोल्यूशन। मार्क्स कहता था कि वर्कर्स रेवोल्यूशन लाएंगे। माओ ने कहा चाइना में वर्कर्स कम हैं तो पेजेंट्स ज़्यादा हैं, पेजेंट्स ही रेवोल्यूशनरी फोर्स हैं। 1927 में हुनान रिपोर्ट में माओ ने लिखा, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम सेवरल मिलियन पेजेंट्स विल राइज लाइक अ माइटी स्टॉर्म, लाइक अ हरिकेन, a force so swift and violent that no power, however great, will be able to hold it back. दूसरी आइडियोलॉजी थी कॉन्टिन्यूस रेवोल्यूशन। माओ का यूनिक कॉन्सेप्ट था कि रेवोल्यूशन एक बार नहीं होती, कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए। इवन आफ्टर कम्युनिस्ट पावर में आए, क्लास स्ट्रगल कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसीलिए उसने कल्चरल रेवोल्यूशन लॉन्च की 1966 में। तीसरी आइडियोलॉजी थी मैस लाइन, कि लीडर्स को मैसेज से सीखना चाहिए और मैसेज को एजुकेट करना चाहिए। इस आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए माओ की द लिटिल रेड बुक बनी, कोटेशंस फ्रॉम चेयरमैन माओ। द चाइना प्रोजेक्ट के मुताबिक ये दुनिया की सेकंड मोस्ट प्रिंटेड बुक है बाइबल के बाद। रिपोर्टेडली 1 बिलियन कॉपीज ऑफिशियली प्रिंट हुई। कल्चरल रेवोल्यूशन में ये बुक कैरी करना मैंडेटरी था, जो ना करे उसे मारा जाता था या फिर जेल में डाल दिया जाता था। और चौथी आइडियोलॉजी थी पॉलिटिकल पावर ग्रोज फ्रॉम द पैरल ऑफ अ गन, कि आर्म स्ट्रगल जरूरी है रेवोल्यूशन के लिए। लेकिन रिजल्ट्स देखो, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1952-62 में 15 से 55 मिलियन लोग भूख से मरे। कल्चरल रेवोल्यूशन में 1966 से 1967 में एस्टिमेटेड 5 लाख से 20 लाख लोगों का कत्ल हुआ। 100 मिलियन से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए। माओस कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी आर्टिकल में ये नंबर्स डॉक्यूमेंटेड हैं। माओ के बाद चाइना में डेंग जीपंग के अंडर कैपिटलिज्म अडॉप्ट की वाइल कीपिंग द कम्युनिस्ट पार्टी। माओ की आइडियोलॉजी ऑफिशियली रिस्पेक्ट की जाती है लेकिन प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होती। अब दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड लीडर नेल्सन मंडेला की बात करते हैं। 27 साल जेल में रहे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ते हुए, निकले तो बदला नहीं लिया फॉरगिवनेस की। मंडेला की पहली कोर आइडियोलॉजी थी यूबंटू, अफ्रीकन फिलॉसफी, जिसका मतलब है आई एम बिकॉज वी आर। इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस कम्युनिटी के थ्रू है। टोटली हिस्ट्री वेबसाइट के मुताबिक मंडेला फैमिली फर्मली बिलीव्ड इन यूबंटू, अ ट्रेडिशनल अफ्रीकन कॉन्सेप्ट दैट एम्फसाइजेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी। दूसरी आइडियोलॉजी थी रिकंसिलिएशन ओवर रिवेंज। ये मंडेला की सबसे पावरफुल आइडियोलॉजी थी। अपार्थाइड खत्म होने के बाद ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स एक्सपेक्टेड थे कि वाइट ओप्रेसर्स को पनिश किया जाएगा। मंडेला ने कहा, करेजियस पीपल डू नॉट फियर फॉरगिविंग फॉर द सेक ऑफ पीस। मतलब उन तमाम वाइट लोगों को माफ़ कर दिया जाए जो ब्लैक्स के खिलाफ जुल्म कर रहे थे। उसने ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशन बनाई, जहां क्रिमिनल्स अपने क्राइम्स को कन्फेस करके एमनेस्टी ले सकते थे। तीसरी आइडियोलॉजी थी रेनबो नेशन कॉन्सेप्ट। मंडेला ने साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन कहा, जहां सब रेसेस मिलकर रह सकती थी। उसने अफ्रीकार्स यानी वाइट कल्चर को रिस्पेक्ट दिया। स्प्रिंग बुक्स रग्बी टीम को सपोर्ट किया, जो ब्लैक्स के लिए हेटेड सिंबल थी। 1995 रग्बी वर्ल्ड कप में मंडेला ने स्प्रिंग बुक जर्सी पहनी और वाइट कैप्टन को ट्रॉफी भी दी। ये मूवमेंट साउथ अफ्रीका की रिकंसिलिएशन का सिंबल बन गया। चौथी आइडियोलॉजी थी प्रैग्मेटिक इवोल्यूशन ऑफ मेथड्स। मंडेला शुरू में नॉन वायलेंट था, गांधी से इंस्पायर्ड था, फिर आर्म्ड स्ट्रगल में गया जब नॉन वायलेंस काम नहीं किया। जेल में दोबारा नॉन वायलेंट अप्रोच अडॉप्ट की। नेशनल ज्योग्राफी के आर्टिकल के मुताबिक ये प्रैग्मेटिज्म उसकी स्ट्रेंथ थी। वो आइडियोलॉजी के गुलाम नहीं थे, सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करते थे। तो ये थे 9 लीडर्स और उनकी आइडियोलॉजीज अप्लाई करके दुनिया को बदलने की कोशिश। देखो आइडियोलॉजी कितनी पावरफुल चीज़ है। हिटलर की रेशियल आइडियोलॉजी ने 6 मिलियन ज्यूज मारे। मार्क्स के आइडियाज़ ने कोल्ड वॉर शेप की। माओ की कॉन्टिन्यूस रेवोल्यूशन ने मिलियंस की जान ली। मंडेला की रिकंसिलिएशन ने सिविल वॉर रोकी। क्या सीखें इससे? पहली बात, आइडियाज़ मैटर। एक आइडिया सही है या गलत, दुनिया बदल सकता है। आप क्या बिलीव करते हो ये मैटर करता है। दूसरी बात है कॉन्टेक्स्ट मैटर्स।
गांधी की नॉन वायलेंस आइडियोलॉजी इंडिया में तो काम कर गई, लेकिन शायद जर्मनी नाजी में नहीं कर गई। आइडियोलॉजीज कॉन्टेक्स्ट में इवेल्युएट करने चाहिए। तीसरी बात है क्वेश्चन एवरीथिंग। सब लीडर्स अच्छे और बुरे अपने आइडियोलॉजी के बारे में 100% कन्विक्टेड थे। ये कन्विक्शन डेंजरस भी हो सकती है। आप अपने बिलीफ्स को भी क्वेश्चन करना सीखो। और चौथी बात है रिजल्ट्स मैटर। आइडियोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, रिजल्ट्स देखो। स्टालिन भी वर्कर्स पैराडाइज बनाना चाहता था, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।